अच्छा, कभी सोचा है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इतना कैश जमा हो जाता है जो उनके रोजमर्रा के कामों से कहीं ज्यादा हो, तो वो उसका करती क्या है? जाहिर है ये पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं रहता, इसे काम पर लगाया जाता है। तो आज हम इसी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में झांकेंगे और समझेंगे कि ये अरबों रुपए के फैसले आखिर होते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि ये सारा इजाफी पैसा जाता कहाँ है। देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप अपनी बचत को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियां भी अपने फालतू सरमाए से मुनाफा कमाने के तरीके ढूंढती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके लिए ये पूरा अमल बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और सख्त कवानीन के तहत होता है। इस पूरे अमल को चलाने के लिए एक बाकायदा फ्रेमवर्क होता है जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये सिर्फ पैसा लगाने का फैसला नहीं है, बल्कि यूं समझे कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो इजाज़त लेने से लेकर सरमायाकारी करने, उसे मैनेज करने और फिर आखिर में उसका हिसाब किताब रखने तक हर एक कदम को कंट्रोल करता है। चलें, अब इस कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट की किताब को खोलते हैं और कदम ब कदम समझते हैं कि ये अहम माली फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। और ये रहा इसका नक्शा। ये जो प्रोसेस मैप आप देख रहे हैं, ये हमें सरमायाकारी के पूरे सफ़र पर ले जाएगा, यानी उस लम्हे से जब इजाफी कैश की निशानदही होती है, उस लम्हे तक जब ट्रेड मुकम्मल हो जाता है। तो इस नक्शे के 4 बुनियादी पड़ाव हैं। सबसे पहला कदम, ये पता लगाना कि इजाफी फंड्स हैं भी या नहीं। दूसरा कदम, टॉप मैनेजमेंट से हरी झंडी लेना। तीसरा, ये तय करना कि पैसा लगाना कहाँ है, किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या कहीं और चौथा और आखिरी कदम, ट्रेड को अमली जामा पहनाना। हर कदम पिछले कदम पर बनता है, एक बहुत ही साफ और मंतकी तरतीब में। तो जब एक बार मंजूरी मिल गई, फिर अगला बड़ा सवाल ये आता है कि पैसा लगाया कहाँ जाए। आमतौर पर 2 बड़े रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीद लिए जाएं ताकि उन पर मुनाफा कमाया जा सके। और दूसरा रास्ता है ट्रेजरी स्टॉक। इसमें कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? अक्सर इसलिए ताकि मार्केट में शेयर्स की तादाद कम हो, हर शेयर की कीमत और कमाई बढ़ जाए और इन्वेस्टर्स को ये पैगाम जाए कि कंपनी को अपने मुस्तकबिल पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि आज के जदीद दौर में ये अमल हकीकत में काम कैसे करता है और उसमें टेक्नोलॉजी और लोगों का क्या किरदार है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम हो जाता है। आजकल बड़ी कारपोरेशंस में जदीद आईटी और अकाउंटिंग सिस्टम्स इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद ब खुद ये शनाख्त कर लेते हैं कि कब कंपनी के पास सरमायाकारी के लिए फालतू रकम मौजूद है। ये सिस्टम्स मुस्तकबिल के कैश फ्लो की पेशगोई करते हैं, कंपनी में आने वाले और जाने वाले तमाम पैसों पर नज़र रखते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैश मौजूद है, ये फ़ौरन इंतज़ामिया को अलर्ट कर देते हैं। इससे फैसले बहुत तेज़ी से और बिल्कुल दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। तो ये सब करता कौन है? इस सारे अमल की क़यादत आमतौर पर कंपनी का ट्रेजरर यानी खजांची करता है। वही सरमायाकारी के फैसले करता है, उनकी निगरानी करता है और ट्रेड को अंजाम देने के लिए अक्सर ब्रोकरेज फर्मों की मदद लेता है। अब देखें, ये पूरा सिस्टम बहुत फूल प्रूफ और महफूज लगता है ना? आईटी सिस्टम्स हैं, ट्रेजरर की निगरानी है, बोर्ड की मंजूरी है। तो फिर इस फुलादी जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी क्या हो सकती है? और हैरानकुन बात यह है कि यह खतरा किसी निचले दर्जे के मुलाजम की चोरी से नहीं आता। सबसे बड़ा रिस्क उन्हीं लोगों से है जो इस पूरे निजाम के रखवाले हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट। जब असूल बनाने वाले ही उन्हें तोड़ने लगें तो इसे मैनेजमेंट फ्रॉड कहते हैं। इस खतरे की संगीनी को समझने के लिए आइए एक हकीकी दुनिया की मिसाल देखते हैं कि जब लीडर्स ही खवानीन तोड़ते हैं तो क्या होता है। ये केस है नेथन ए चैपमैन जूनियर का। तहकीकात से पता चला कि वो अपनी ही कंपनी के स्टॉक की कीमत को मसनूई तौर पर ऊपर ले जाने के लिए एक मुनज़्ज़म फ्रॉड कर रहा था। तो चैपमैन ने क्या किया? उसने अपनी कंपनी के आईपीओ से जो पैसा आया उसके बारे में झूठ बोला, फिर खुफिया तौर पर उसी पैसे से मार्केट में अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। यानी उसने ट्रेजरी स्टॉक की खरीदारी का गलत इस्तेमाल किया। उसका मकसद था स्टॉक की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम को मसनूई तौर पर बढ़ाना ताकि सरमायाकारों को धोखा दिया जा सके। और इस पूरे फ्रॉड को छुपाने के लिए उसने कंपनी के मालियाती रिकॉर्ड्स में भी हेराफेरी की। ये केस हमें वाज़े तौर पर दिखाता है कि जब फ्रॉड करने वाले खुद आला ओहदों पर बैठे हों तो आम अंदरूनी कंट्रोल्स यानी जो चेक एंड बैलेंस होते हैं वो बेमानी हो जाते हैं। मैनेजर्स अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी भी ज़ाब्ते को नज़रअंदाज या बाईपास कर सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अगर सिस्टम के अंदर के कंट्रोल्स को ही बाईपास किया जा सकता है तो कंपनी और उसके सरमायाकारों को क्या चीज़ वाकई में महफूज रखती है?
असल हिफाजत वहीं से आती है जहां से खतरा है। सबसे मजबूत कंट्रोल खुद टॉप पर बैठे लोग हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट हर सरमायाकारी की न सिर्फ इजाज़त दें बल्कि उस पर गहरी नज़र भी रखें, तभी इस किस्म के फ्रॉड को रोका जा सकता है। यानी ये सिस्टम पर नहीं बल्कि आला सतह पर शफाफियत और जवाबदेही पर मुनहसर है। आखिर में बात यहीं आके रुकती है कि कोई भी अमल उतना ही मजबूत होता है जितने उसको चलाने वाले लीडर्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब रखवाले ही धोखा देने लगे तो फिर उनका एहतिसाब कौन करेगा?